नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें हम देखेंगे अब हमारा इतिहास है जो 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का है। उत्तर भारत के जितने भी शासक हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 800 और 1200 के जो बीच का कालखंड है, इसमें लगभग हम देखते हैं राजपूत शासकों का शासन होता है। तो उनमें आज हम देखेंगे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तर भारत में हम देखेंगे जैसे ही हर्ष की मृत्यु हो जाती है, हर्ष का कालखंड है जो रहता है दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक हर्ष का शासन रहता है, यानी कि हर्षवर्धन जो शासक होता है। हमने पहले देखा है कि महाजनपद काल के बाद हम देखते आ रहे हैं कि उत्तर भारत में काफ़ी उथल पुथल उठापटक रहती है, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने देखा छोटे छोटे जनपद थे, फिर महाजनपद, फिर इनमें आपसी संघर्ष चलता है सत्ता प्राप्ति के लिए। और वहाँ पर जो हमारा मगध है, उत्तर भारत में मगध का क्षेत्र है, यूपी बिहार में मगध का जो क्षेत्र है वह एक केंद्र की भूमिका निभाता है। और जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है उसको मगध पर अधिकार रखना पड़ता था। तो वही स्थिति हम देखते हैं गुप्तों के बाद भी आती है। जैसे ही गुप्त शासन का अंत होता है तो बहुत सी शक्तियां हैं, जो सामंत हैं वो अपने विद्रोह खड़े कर देते हैं और एक केंद्रीय शासक बनने की उनमें होड़ लगी रहती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं उत्तर भारत में जब लगभग 9वीं शताब्दी शुरू होती है तो वहाँ देखते हैं कुछ शासकों द्वारा उत्तर भारत में अपनी केंद्रीय स्थिति प्राप्त करने के लिए या केंद्र में रखने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो देखते हैं हम पहले प्राचीन काल में मगध का जो स्थान रहता है लगभग 1000 ईस्वी तक हर्ष के समय हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल में, तो वही स्थान किसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है? कन्नौज। जो कन्नौज है उत्तर भारत में अब सत्ता का केंद्र बिंदु बन जाता है हर्ष के समय, क्योंकि मगध के बाद उठापटक का जो समय होता है वो कन्नौज का होता है। अब कन्नौज की जो चकाचौंध है यहाँ पर हम देखेंगे बढ़ जाती है, क्योंकि यह गंगा व यमुना के दोआब में स्थित था और यहाँ का क्षेत्र भी काफ़ी उपजाऊ था। तो हर्ष के समय हम देखेंगे जो कन्नौज है वो इनकी राजधानी बनती है और सत्ता का केंद्र बिंदु है वो भी अब कन्नौज बन जाता है। मान लो अगर कोई भी उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, तो उसे अपना कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी शक्तियां हैं कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहती हैं। बहुत से जो सामंत हैं, छोटे मोटे शासक हैं, वो कन्नौज को हथियाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक अयुद्ध वंशी शासक रहते हैं जिनका कन्नौज पर अधिकार रहता है। तो गुर्जर प्रतिहारों के समय हम देखते हैं इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे यह भारत है और यहाँ पर जो स्थल है यह कन्नौज का रहता है। उत्तर भारत में कन्नौज यहाँ पर स्थित रहता है। तो दक्षिण में हम देखेंगे इस समय जो वंश शासन कर रहा था
जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक थी, राष्ट्रकूट शासक थी। और उत्तर भारत में हम देखेंगे, पूर्व भारत में हम देखेंगे, पूर्व भारत में शासक हैं जो पूर्व भारत में जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे पाल वंशीय शासक, पाल वंश के शासक हैं, यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, ये जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जो प्रतिहार वंश है यहाँ पर ये शासन कर रहे थे। तो हम देखेंगे इन तीनों के बीच इस काल में बड़ा संघर्ष हमें देखने को मिलता है कन्नौज को लेकर, ताकि जो इस उत्तरी भारत का जो शासक बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसके लिए क्या जरूरी होगा, कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करना अवश्यंभावी हो जाएगा, और वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा जो कन्नौज की गद्दी पर बैठेगा। तो इसको लेकर हम देखेंगे इन तीनों जो वंशों में युद्ध होता है कन्नौज को लेकर के, और किन किन के मध्य यह युद्ध होता है उसकी जानकारी हम आगे लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता रहती है, इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता सामंतवाद का उदय होता है। क्या होता है? सामंतवाद का, सामंतवाद का उदय इस काल में होता है, जो 800 ईस्वी है। इसके 9वीं शताब्दी में हम देखेंगे किसका उदय होता है, सामंतवाद का होता है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इस काल को, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इस काल को राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है, राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है, सामंतवाद का उदय इस काल में हमें देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करें तो सामंतवाद के जो बीज है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसका अंकुरण कहाँ से होता है प्राचीन काल में, तो इसकी उत्पत्ति होती है सामंतवाद की कुषाण काल में। तो यहाँ पर सामंतवाद है, यह व्यापक रूप में यहाँ पर बढ़ता है, फलता फूलता है। और गुप्तों का जो हम देखेंगे पतन का कारण है, वो सामंतवाद की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसमें हम आगे देखेंगे इस काल में राजपूत शब्द हमें देखने को मिलता है। कौन सा? राजपूत शब्द। राजपूत शब्द हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है। तो राजपूतों की सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो राजपूत शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से निष्पन्न है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। तथा भारतीय ग्रंथों में इस राजपुत्र को क्षत्रियों से संबंधित किया गया है। किससे? क्षत्रिय कहा गया है, यानी कि क्षत्रियों से संबंधित किया गया है इस राजपुत्र शब्द को। लेकिन हम देखेंगे राजपुत्र जो शब्द है, इसे राजकुमार से तुलना की गई है। इसकी राजपुत्र है जो शब्द है, यह इस समय के राजकुमारों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। फिर हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में, हम देखते हैं 8वीं शताब्दी में राजपूत शब्द, जो राजपूत शब्द है यह एक शासक वर्ग के लिए, हम देखेंगे एक शासक वर्ग के लिए उपयोग होने लगा। यानी कि
अब एक शासक वर्ग के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए राजपूत शब्द का यहाँ पर उपयोग किया जाने लगा, काम में इस शब्द को लिया जाने लगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, ये विदेशी थे या देशी थे, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। इनकी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, हम सबसे पहले देखेंगे चंद्रबरदई का ग्रंथ है एक, चंद्रबरदई की एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ में राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत बताया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताता है चंद्रबरदई। क्या कहता है चंद्रबरदई? इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। भला हो सकता है ऐसा कि किसी व्यक्ति की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई हो, लेकिन यहाँ पर इतिहास में हमें पढ़ने को ये मिलता है, तो हमें इन्हें मानना पड़ेगा, इन्हें सिद्धांतों का। अगर पूछे कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो चंद्रबरदई की पृथ्वीराज रासो में हमें इनकी जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई गई। अब अग्निकुंड में हम देखेंगे कितने वंशों की उत्पत्ति होती है, तो इनमें हम देखेंगे प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। इन वंशों की जो राजपूत वंश है, इन 4 वंशों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। उसके बाद जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है कर्नल टॉड के द्वारा, और दूसरा D.R. भंडारकर के द्वारा। अब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हम देखेंगे। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? कर्नल टॉड के द्वारा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। अगर भारतीयों की बात करें, कोई भारतीय विद्वान या इतिहासकार है, तो D.R. भंडारकर के द्वारा जो राजपूत हैं इन्हें विदेशी उत्पत्ति से संबंधित किया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गौरीशंकर ओझा और दूसरे हैं C.V. वैद्य। इनके द्वारा इनकी उत्पत्ति क्षत्रिय वंश से मानी गई है, यानी कि ओझा वैद्य है, इनको क्षत्रिय मानते हैं, राजपूतों को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं राजपूतों को। तो ये थे इनकी उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत। तो फिर से हम यहाँ पर इनका रिवीजन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि उत्तर भारत में जो स्थिति रहती है प्राचीन काल से यह बनी रहती है, जब किसी बड़ी शक्ति का पतन होता है तो जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं वो उस केंद्र पर आधिपत्य स्थापित करना चाहती हैं, जो उत्तर भारत का केंद्र बिंदु रहता है, जो शक्ति का केंद्र बिंदु रहता है। पहले जो मगध रहा 1000 वर्षों तक, अब क्या था? वही स्थान किसने ले लिया? कनौज के द्वारा ले लिया जाता है। तो अब उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अब कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो जाती है और हर्ष की राजधानी रहती है कन्नौज, जो क्या है? गंगा और यमुना के दोआब में स्थित थी और सत्ता का केंद्र बिंदु कन्नौज हो गया था। अब इस समय हम देखेंगे कन्नौज पर जो शासक होते हैं इस काल में वो रहते हैं
आयुधवंशी शासकों का यहाँ पर अधिकार रहता है। तो इस काल में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक 3 बड़ी शक्तियाँ उभर कर आती हैं। दक्षिण भारत में देखेंगे राष्ट्रकूट, और पश्चिम भारत में देखेंगे गुर्जर प्रतिहार, तथा पाल वंश देखेंगे हम पूर्वी भारत में। इन तीनों में इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए इस काल में संघर्ष होता है जो लंबे समय तक चलता है। तो इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर रहती है, वो क्या रहती है? सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय इस काल में 9वीं शताब्दी में हम देखेंगे। 800 से लेकर के 1200 का जो इतिहास है हम पढ़ रहे हैं, तो इस काल में हम देखेंगे सामंतवाद का उदय हो जाता है। तो इस काल की एक और विशेषता है, जब यहाँ पर जितने भी शासक हुए वो क्या थे? राजपूत थे, राजपूत वंश के थे, तथा इसलिए इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। इस समय को, इस कालखंड को राजपूत काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा इस काल को क्या कहा गया है? राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा गया है, तथा राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा गया है। अब राजपूत काल था, तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है और कौन थे, इनकी जानकारी किन विद्वानों से मिलती है, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो सबसे पहले देखें इनकी उत्पत्ति। राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति यह संस्कृत भाषा के राजपुत्र से निष्पन्न है, यानी कि राजपुत्र से उत्पन्न हुआ है। और राजपुत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता था उस समय? राजपुत्र शब्द है यह राजकुमारों के लिए, इस समय हम देखेंगे राजकुमारों के लिए प्रयोग किया जाता था ये जो राजपुत्र शब्द है। तथा जो इस काल के ग्रंथ हैं, प्राचीन इतिहास के जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, उन ग्रंथों में राजपुत्र को क्षत्रियों से संबंधित किया गया है, यानी जो राजपुत्र हैं उनका संबंध क्षत्रिय से रहता था। और फिर हम देखेंगे 8वीं शताब्दी में आते आते यही राजपूत जो शब्द है किसी एक विशेष वर्ग के लिए, यानी शासक वर्ग के लिए प्रयुक्त होने लगता है। 8वीं शताब्दी में शासक वर्ग के लिए इस राजपूत शब्द का प्रयोग होने लगा था। और फिर हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। चंद्रबर्दी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी था, और पृथ्वीराज रासो इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानी गई है। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। और यहाँ से हम देखेंगे 4 वंशों की उत्पत्ति होती है। कितने वंशों की उत्पत्ति होती है? 4 वंशों की उत्पत्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वो 4 वंश रहते हैं, एक तो प्रतिहार, दूसरा चालुक्य, तीसरा चौहान और चौथा परमार। और फिर हम देखेंगे विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो उसमें हम देखेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नल टॉड के द्वारा। कर्नल टॉड जो है वो राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेशी जातियों से संबंधित मानते हैं। उनका मानना है ये जो राजपूत हैं यह विदेशों से संबंधित है, विदेशों से आए। फिर हम देखेंगे अगला जो है D.R. भंडारकर, भारतीय, इनको कहा जाता है कि एकमात्र भारतीय D.R. भंडारकर हैं जो राजपूतों को विदेशी मानते हैं। तो फिर देखेंगे हम इनको क्षत्रिय किन्होंने माना है। जैसा कि हमने देखा प्राचीन ग्रंथों के मध्य से हमने इनकी जानकारी प्राप्त की। जो राजपुत्र शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द प्रयोग किया जाता था क्षत्रियों के लिए। तो इन्हें क्षत्रिय किन्होंने माना है? तो क्षत्रिय इन्हें गौरी शंकर ओझा व C.V. वैद्य द्वारा राजपूतों को क्या माना गया है? क्षत्रिय माना गया है। राजपूतों को क्षत्रिय माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। क्षत्रिय शब्द का उपयोग राजपूतों के लिए किसने किया है? गौरी शंकर ओझा व C.V. वैद्य के द्वारा राजपूतों को क्षत्रिय माना गया है। तो फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे इस काल में गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे।
तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजनीतिक इसका इतिहास है, जो इनका राजनीतिक इतिहास रहता है, वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार जो है, इनका प्रारंभिक इतिहास देखेंगे, इनका राजनीतिक इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो गुर्जर प्रतिहार है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे एक शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय, दक्षिण भारत में। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, अभिलेख ऐहोल लेख है, जिससे हमें गुर्जर जो शब्द है, पहली बार इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई। यानी कि गुर्जर शब्द की पहली बार हमें जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति या लेख से मिलता है। गुर्जर शब्द का पहली बार जो उल्लेख हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ऐहोल अभिलेख में हुआ है। यह किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया जाता है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। फिर हम देखेंगे गुर्जरों की जानकारी देने वाला एक अभिलेख है ग्वालियर के लेख से भी हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। गुर्जर वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसके बाद और भी बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से हम देखेंगे लेख हैं जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है। सर्वप्रथम देखेंगे हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, इनका आदि पुरुष रहता है। इनका आदि पुरुष कौन था? तो इनका आदि पुरुष था हरिश्चंद्र, आदि पुरुष था। और इनके संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम जो है इस वंश का संस्थापक रहेगा। संस्थापक कौन था भाई इस वंश का? नागभट्ट प्रथम है जो इस वंश का संस्थापक था। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब नागभट्ट प्रथम का हम देखें जो कालखंड है, समय है कब से कब तक रहता है, तो इसमें हम देखेंगे 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक, 756 ईस्वी तक शासन कौन करता है? नागभट्ट प्रथम करता है। हम देखेंगे कि नागभट्ट के समय इस प्रकार से, जैसे यह भारत का क्षेत्र है, और यहाँ से अरबों के आक्रमण हुआ करती थी। यहाँ से हम देखेंगे पश्चिमी भारत पर अरबों के आक्रमण होते थे, और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। किस वंश का? गुर्जर का। गुर्जर जो प्रतिहार वंश है, इनका पश्चिम भारत में क्या था? शासन था। तो इस समय अरबों के आक्रमण होते थे। यहाँ का शासक कौन था? नागभट्ट था। अब नागभट्ट के द्वारा अरबों का प्रतिरोध किया जाता है, और अरब आक्रमणकारियों को यहाँ से भारत की सीमा से क्या किया जाता है? खदेड़ा जाता है। तो अरब आक्रमणकारी एक का नाम मिलता है जुनैद को नागभट्ट प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। यानी नागभट्ट यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। और नागभट्ट के द्वारा हम देखेंगे जो बढ़ौच का क्षेत्र है, यह अरबों से छीन लिया जाता है। तथा नागभट्ट के द्वारा यहाँ पर भृतवड है, यहाँ का शासक नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? नागभट्ट के द्वारा बढ़ौच का शासक
किसे नियुक्त किया जाता है? व्रतभट्ट को नियुक्त किया जाता है। तो ग्वालियर अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो नागभट्ट है, नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक। यहां पर हम देखेंगे जो मलेच्छ शब्द है इसकी तुलना किससे की गई है? मलेच्छ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मलेच्छ शब्द हम देखेंगे अरबों के लिए, जो अरब आक्रमणकारी हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। और फिर देखेंगे जो नागभट्ट है, नागभट्ट के द्वारा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग को, किसको? दंतीदुर्ग को उत्तर भारत में यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता है। यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? नागभट्ट के द्वारा पहली बार दंतीदुर्ग को उत्तर भारत में यज्ञ के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। अब इसके बाद का जो शासक है, इस वंश का चौथा शासक रहता है, जिसका नाम था, जिसके द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष की भी शुरुआत होती है। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसका शासनकाल जो है 775 ईस्वी से लेकर के हम देखेंगे 800 ईस्वी तक रहता है वत्सराज। वत्सराज जो है इस वंश का चौथा शासक था। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा शासक था। कौन सा था? चौथा शासक था। तथा वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आदि पुरुष किसे माना जाता है? आदि पुरुष माना जाता है हरिश्चंद्र को। और संस्थापक की बात करें तो आदि पुरुष हम देखें, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं तीनों को। आदि पुरुष किसे माना गया? हरिश्चंद्र को। और संस्थापक किसे माना गया? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट जो प्रथम है इस वंश का संस्थापक था। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो रहेगा वत्सराज यहाँ का वास्तविक संस्थापक रहेगा। और वत्सराज की एक विशेषता है कि इस काल में वत्सराज के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष आरंभ होता है गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज के समय। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा है कि भारत की स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे। तो मान लीजिए भारत है, ये भारत है। यहां पर हम देखेंगे जो पश्चिम का क्षेत्र है, यहां पर शासन कर रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक? वत्सराज। और जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, ये जो बंगाल का क्षेत्र है, कौन सा? बंगाल का क्षेत्र, यहां पर पाल वंश का शासक था। यहां पर शासन कर रहा था पाल वंश। और यहां शासक कौन था इस समय? ध्रुव के द्वारा बंगाल से पाल वंश का नेतृत्व किया जाता है। और दक्षिण भारत में कौन थे इस समय हम देखेंगे? राष्ट्रकूट। ध्रुव यहां पर था, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। तथा पाल वंश का शासक यहां पर रहेगा धर्मपाल। पाल वंश का शासक
धर्मपाल था जो बंगाल से शासन कर रहा था। और दक्षिण भारत में हम देखेंगे राष्ट्रकूट शासक है जो ध्रुव यहाँ पर शासन कर रहा था। और पश्चिम भारत में देखेंगे यहाँ पर शासन कौन कर रहा है, वत्सराज यहाँ पर शासन कर रहा है। और तीनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत होती है, किसे लेकर, कन्नौज को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर के। ये क्षेत्र कौन सा है, कन्नौज का है, कन्नौज का है। हम देखेंगे सर्वप्रथम वत्सराज के द्वारा, किसके द्वारा, वत्सराज के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। वत्सराज के द्वारा यहाँ पर अटैक किया जाता है। आयुध वंशी शासक है जो इंद्रायुध, उस पर यहाँ पर अटैक किया जाता है तथा कन्नौज पर क्या किया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है वत्सराज के द्वारा। इसके अधिपत्य में आ जाता है कन्नौज। अब यहाँ पर हम देखेंगे धर्मपाल को खतरा हो जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनकी सत्ता से, इनकी शक्ति से। तो इनमें देखेंगे हम यहाँ पर संघर्ष जो होना है अवश्यम भावी हो जाता है। दोनों बड़ी शक्तियाँ हैं और दोनों कन्नौज को लेकर टकराती भी हैं, इनकी सीमाएं भी पास में लगती है। जब दो महत्वाकांक्षी शासक हैं, उनकी सीमाएं हैं जो आपस में टकराने लगती हैं, तो उनमें युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे धर्मपाल और वत्सराज के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। धर्मपाल व वत्सराज के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, धर्मपाल परास्त होता है तथा वत्सराज यहाँ पर हम देखेंगे विजयी हो जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो दक्षिण भारत का शासक है राष्ट्रकूट ध्रुव, इसके द्वारा भी यहाँ पर अटैक किया जाता है कन्नौज पर। इसके द्वारा वत्सराज व ध्रुव दोनों को परास्त किया जाता है। वत्सराज को भी परास्त करता है और धर्मपाल को भी इसके द्वारा परास्त किया जाता है। लेकिन फिर हम देखेंगे इन दोनों के मध्य दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, और दोनों में हम देखेंगे विजयी कौन होता है, धर्मपाल। यहाँ पर हम देखेंगे धर्मपाल विजयी होता है तथा वत्सराज की क्या होती है, यहाँ पर पराजय होती है। वत्सराज है जो यहाँ पर पराजित हो जाता है और वत्सराज के द्वारा रणहस्तिन की उपाधि धारण की जाती है। वत्सराज के द्वारा रणहस्तिन की उपाधि है जो धारण की जाती है। कौन सी उपाधि, रणहस्तिन की जो उपाधि है। रणहस्तिन की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक द्वारा धारण की गई, तो वत्सराज वह शासक था। अब हमने पढ़ लिया इन तीनों के मध्य जो संघर्ष होता है किस कारण से होता है, कन्नौज को लेकर के होता है। अब पढ़ेंगे हम इनका जो अगला शासक है। अगला जो शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। कौन सा शासक है, नागभट्ट द्वितीय अगला शासक बनता है। नागभट्ट द्वितीय की एक विशेषता है, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा हम देखेंगे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जाता है। गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, इनका कौन सा शासक था जिसके द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया, तो वो था नागभट्ट द्वितीय। इसके द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जाता है। और हम देखेंगे नागभट्ट द्वितीय के द्वारा बंगाल के शासक, बंगाल के जो पाल वंश का शासक है, पाल वंश का शासक है धर्मपाल, पाल वंश का शासक है धर्मपाल को परास्त कर दिया जाता है। और यह युद्ध किनके मध्य होता है, मुंगेर का युद्ध। मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट के द्वारा धर्मपाल को परास्त कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर इनका फिर से रिवीजन कर लेंगे।
जो पहले 2-3 शासक हैं उनको फिर से देखेंगे। तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर जो हरिश्चंद्र है, नागभट्ट का से पहले इनका आदि पुरुष रहता है। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना गया है? हरिश्चंद्र को माना गया है। हरिश्चंद्र को इनका आदि पुरुष माना गया है। किसे? हरिश्चंद्र को। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो संस्थापक है वो रहता है नागभट्ट प्रथम, जिसके द्वारा 730 से लेकर के 756 तक शासन किया जाता है। इस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हम देखेंगे अरबों के आक्रमण होते हैं पश्चिम भारत पर। तो यहाँ पर एक शक्ति रहती है गुर्जर परिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो अरबों का सामना करती है। और यहाँ का शासक कौन रहता है? हम देखेंगे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम भी यहाँ का शासक था, जिसके द्वारा इनका सामना किया जाता है तथा इन्हें पश्चिमी भारत के क्षेत्र से खदेड़ा जाता है। और यहाँ से जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं इनके द्वारा भड़ौच पर अपना अधिकार कर लिया जाता है तथा यहाँ पर नागभट्ट के द्वारा एक अपना सामंत नियुक्त कर दिया जाता है, एक अपना राज्यपाल या शासक नियुक्त कर दिया जाता है। वह कौन सा रहता है? व्रतभट्ट यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तथा हम देखेंगे नागभट्ट के प्रथम है जो नागभट्ट, इसे मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। मलेच्छ यहाँ पर शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया है? अरब जो लोग हैं, अरब आक्रमणकारी हैं, उन्हें यहाँ पर मलेच्छ भी कहा गया है। और अरब आक्रमणियों में हम देखेंगे जो जुनैद है उसके और नागभट्ट प्रथम के मध्य युद्ध होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि नागभट्ट प्रथम द्वारा जुनैद को परास्त कर दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागभट्ट प्रथम के समय पश्चिमोत्तर जो भारत है यहाँ पर अरबों के आक्रमण होते थे, जिसका प्रतिरोध किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने किया। तथा जो अरब हैं इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। मलेच्छ शब्द अरबों के लिए युक्त होता था। इसके बाद हम देखेंगे अगला शासक वत्सराज रहता है। वत्सराज की विशेषता है इसके समय क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासक के समय? गुर्जर प्रतिहारों में हम देखें तो आरंभ होता है वत्सराज के समय। 775 से लेकर 800 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इस वंश का चौथा शासक है तथा इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज को माना जाता है वास्तविक संस्थापक इस वंश का। वास्तविक गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना गया है? वत्सराज को माना गया। फिर हम देखेंगे इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य होता है। तो यहाँ पर पश्चिमोत्तर में भारत और बंगाल में पाल वंश का धर्मपाल और राष्ट्रकूट ध्रुव शासक दक्षिण में, इन तीनों के मध्य हम देखेंगे संघर्ष होता है। किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के। कन्नौज को लेकर के इनके मध्य संघर्ष होता है और वत्सराज के द्वारा सर्वप्रथम धर्मपाल को परास्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एंट्री करता है बाद में ध्रुव दक्षिण भारत से, और वह किसे परास्त करता है? वत्सराज को परास्त करता है। फिर इसके चले जाने के बाद क्या होता है? जो धर्मपाल और वत्सराज के मध्य फिर युद्ध होता है। वत्सराज इस पर अटैक करता है तथा धर्मपाल को क्या करता है? फिर से पराजित करता है। और वत्सराज के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे रणहस्तिन की जो उपाधि है धारण की जाती है। अब अगला शासक बनता है यहाँ पर कौन सा? नागभट्ट। नागभट्ट के द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया? तो वह शासक था नागभट्ट द्वितीय। और बंगाल का जो पाल वंश है यहाँ पर शासक था एक धर्मपाल, जिसे मुंगेर के युद्ध में नागभट्ट द्वितीय द्वारा परास्त किया जाता है। अब अगला शासक महिरभोज कौन सा रहेगा? महिरभोज 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक यह शासन करेगा। 885 ईस्वी तक महिरभोज शासन करेगा। सबसे योग्य और सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे
योग्य और शक्तिशाली शासक है जो वो गुर्जर प्रतिहार का कौन सा रहता है? महिर भोज रहता है। महिर भोज काल की एक विशेषता है, इसके द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष को विजित किया जाता है। हम देखें त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता था मिहिर भोज। मिहिर भोज के द्वारा अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष को विजय किया जाता है और इसके द्वारा दो उपाधियां भी ली जाती हैं, एक तो प्रभास व आदिव्राह की उपाधि। आदिव्राह की जो उपाधियां हैं किसके द्वारा, किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के द्वारा यह धारण की जाती हैं? प्रभास और आदिव्राह की उपाधियां देखा जाए तो मिहिर भोज के द्वारा, और त्रिपक्षीय संघर्ष का इसे विजेता भी माना जाता है। और इसके समय हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश है जो अपने चरमोत्कर्ष पर चला जाता है, अपने चरम पर होता है गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस कालखंड की एक विशेषता है, मिहिर भोज के समय हम देखेंगे एक अरबी यात्री सुलेमान, जो सुलेमान है इस समय भारत की यात्रा पर आता है, भारत की यात्रा पर आता है, जो भारत के राजनीतिक व सामाजिक इतिहास की जानकारी देता है, सामाजिक इतिहास की जानकारी देता है। भारत में कब आता है अरबी यात्री जो सुलेमान है, और किस काल में आता है? हम देखेंगे मिहिर भोज के काल में आता है। और भारतीय जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो जानकारी है भारत के इतिहास की वो देता है सुलेमान। सुलेमान गुर्जर प्रतिहारों के समय भारत की यात्रा करता है। फिर हम देखेंगे मिहिर भोज 2 बार परास्त भी होता है, तो ध्रुव से राष्ट्रकूट, ध्रुव राष्ट्रकूट से, वह पाल वंश के शासक देवपाल से परास्त होता है। कौन? मिहिर भोज इनसे परास्त होता है। फिर हम देखेंगे इनका जो अगला शासक है महेंद्र है, महिपाल है, और अंतिम शासक है जो इनका राज्यपाल रहता है, उनको हम आगे देखेंगे। अब अगला शासक हम यहाँ पर देखते हैं कौन बनता है? महेंद्रपाल। अगला शासक महेंद्र, गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसका एक दरबारी था, यानी कि इसके दरबार में एक विद्वान रहता था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फेमस था ये भाई, राजशेखर। राजशेखर दरबारी था, महेंद्र का भी दरबारी था। इसके बाद नया शासक आता है महिपाल, उसका भी दरबारी था। दोनों के दरबार में ये रहता था। प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजशेखर किसके दरबार में रहता था, तो राजशेखर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम देखेंगे कुछ ग्रंथों की रचना की जाती है, ग्रंथों की रचना की जाती है। हम देखेंगे काव्य मीमांसा, और दूसरा रहता है विदशाल भंजिका। और एक कर्पूरी मंजरी। यहाँ पर 2-3 इसके ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। अब महेंद्र को जो राजशेखर है वो महेंद्र को क्या कहता है? राजशेखर के द्वारा महेंद्र को रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है। महेंद्र को रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि महेंद्र को किसके द्वारा दी जाती है? राजशेखर के द्वारा दी जाती है। तो अगला शासक है हम यहाँ पर देखेंगे महिपाल। इस वंश का हम देखेंगे शक्तिशाली शासक, अंतिम ही कह सकते हैं हम इसे। महिपाल के दरबार में भी राजशेखर निवास करता है, और राजशेखर के द्वारा महिपाल को आर्यावर्त का
महाराजा धीराज कहा जाता है। धीराज किसके द्वारा कहा जाता है? राजशेखर के द्वारा कहा जाता है। तथा इसे रघुकुल मुक्तमणि की उपाधि भी किसके द्वारा दी जाती है? राजशेखर के द्वारा ही इन्हें दी जाती है। राजशेखर के द्वारा ही दी जाती है। और 10वीं शताब्दी में हम देखें, 10वीं शताब्दी में देखा जाए तो जो सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे तो प्रतिहार वंश के ही शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण होता है। कनौज पर आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। कहाँ पर होता है? कनौज पर। महमूद गजनवी आक्रमण करता है। और इस समय कनौज का जो शासक है वो कौन था? राज्यपाल। राज्यपाल यहाँ पर शासन कर रहा था और महमूद गजनवी के द्वारा कनौज को लूटा जाता है, बुरी तरह लूटा जाता है। लेकिन राज्यपाल क्या करता है? यहाँ पर जो यहाँ का शासक का नाम है राज्यपाल, यहाँ से भाग जाता है, फुर्र हो जाता है, यहाँ से भाग जाता है। तो कनौज को यहाँ पर कुचलता है महमूद गजनवी, बुरी तरह लूटता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कोई अगला शासक गद्दी पर बैठता है, क्योंकि राज्यपाल को चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा क्या किया जाता है? राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है। राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है। अब देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? तो यहाँ पर देखेंगे यशपाल अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो यहाँ से हम फिर से रिवाइज करेंगे इनको। मेहिर भोज का शासनकाल है 836 से लेकर 885 ईस्वी तक रहता है। और इस शासक की विशेषता रहती है कि इसके द्वारा त्रिपक्षीय जो संघर्ष है शुरू हुआ था किसके समय? वत्सराज के समय, उसे पूर्ण कौन करता है? मेहिर भोज। और मेहिर भोज को त्रिपक्षीय संघर्ष का विजेता कहा जाता है। और मेहिर भोज यहाँ पर हम देखेंगे 2 उपाधियां धारण करता है, एक तो प्रभास और दूसरी आदिव्राह की उपाधि धारण करता है। और मेहिर भोज यहाँ पर हम देखेंगे पाल वंश के शासक देवपाल और दक्षिण के शासक जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, उनसे परास्त भी हो जाता है। अतः इसके काल की एक विशेषता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। अरबी यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आता है तथा यह भारत के इतिहास की हमें जानकारी देता है। राजनीतिक और सामाजिक इतिहास है जो भारत का हमें यह बताता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का विजेता और प्रभास व आदिव्राह की उपाधियां धारण करने वाला। फिर हम देखेंगे ध्रुव राष्ट्रकूट व पाल वंश के शासक देवपाल से भी यह परास्त होता है। फिर अगला शासक देखेंगे हम यहाँ पर महेंद्रपाल रहता है। तो महेंद्रपाल जो है उसके समय में एक विद्वान रहता है राजशेखर। कौन सा? राजशेखर इसका दरबारी था और इसके द्वारा कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा विश्वाल भंजिका, कौन से? कर्पूर मंजरी विश्वाल भंजिका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे जाते हैं। और राजशेखर के द्वारा महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि कहा जाता है। इसके बाद जो अगला शासक रहता है कौन सा? महिपाल। महिपाल को आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा जाता है। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। और राजशेखर के द्वारा महिपाल को रघुकुल मुक्तमणि भी कहा जाता है। और 10वीं शताब्दी के अंत में हम देखें तो सबसे शक्तिशाली हिंदू वंश की या शासकों की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश के ये शासक रहते हैं महिपाल। तो 1018 ईस्वी हम यहाँ पर देखेंगे 1018 ईस्वी
1018 ईस्वी में कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है? महमूद गजनवी का आक्रमण हो जाता है और कन्नौज को बुरी तरह से लूटा जाता है। और यहाँ का शासक तब कौन था? राज्यपाल। जब कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो यहाँ का शासक था राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है, निकल लेता है। तो जो चंदेल शासक विद्याधर है उसे यह बुरा लगता है और विद्याधर के द्वारा राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है 1019 ईस्वी में। 19 ईस्वी में। फिर अगला जो अंतिम शासक हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो यशपाल, जो यशपाल है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक रहता है। तो इसी के साथ हमने आज गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा कंप्लीट कर लिया है। सभी विद्यार्थियों का अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।